Hello everyone, welcome to my channel Judiciary Prep Hub, and today we are going to discuss about most important MCQs of CPC. So first question is that does the court have discretion to extend time for filing of court fee after the plaint is filed? So answer is yes. एक्सप्लेनेशन इज़ दैट देखो क्या होता है, जो हमारा ऑर्डर 7 है रूल 11 उसका क्लॉज सी ये बोलता है कि कोर्ट के पास पावर है प्लेंट को रिजेक्ट करने की अगर जो रिलीफ क्लेम किया गया है प्लेंट के अंदर वो अंडर वैल्यूड है, और कोर्ट ने जब कहा कि आप इस वैल्यूएशन को करेक्ट कर लो तो प्लेंटिफ ने उस वैल्यूएशन को करेक्ट नहीं किया वो टाइम जो कोर्ट ने फिक्स किया था। और सिमिलरली क्या होता है, अगर आपने कोई प्लेंट फाइल जो किया है और कोर्ट फी उसमें प्रॉपर नहीं है आपने फाइल की और प्लेंटिफ फेल हो जाता है उस कोर्ट फी की जो डेफिशिएंसी है उसको ठीक करने में, तो प्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है। कोर्ट के पास ये भी डिस्क्रिशन होता है, लेकिन कोर्ट के पास ये भी पावर है कि कोर्ट दोबारा से टाइम को एक्सटेंड कर दे और प्लेंटिफ को एक मौका दे कि जो भी ये डेफिशिएंट कोर्ट फी है उसकी पेमेंट कर दी जाए प्लेंट फाइल होने के बाद भी। और ये एक जुडिशियल प्रेसिडेंट है, क्योंकि ऑल्दो ऐसा डिस्क्राइब नहीं है, क्योंकि ऑर्डर 7 रूल 11 क्लॉज सी में सिर्फ बात हुई है प्लेंट रिजेक्ट हो सकता है अगर रिलीफ अंडर वैल्यूड है, और अगर प्लेंट की वैल्यूएशन करेक्ट नहीं है तब। लेकिन कोर्ट के पास डिस्क्रिशन होता है सेक्शन 149 सीपीसी में कि कोर्ट अलाउ कर दे पार्टी को कि अगर कोर्ट फी अगर नहीं फाइल की गई है तो किसी भी स्टेज पर कोर्ट अलाउ कर सकता है। फिर क्वेश्चन है गार्निशी जो प्रोसीडिंग्स है अंडर द सीपीसी कैन बी इंस्टीट्यूटेड टू इनेबल। देखो गार्निशी प्रोसीडिंग्स सीपीसी में क्यों इंस्टीट्यूट की जाती है, तो इसका आंसर है अटैच करने के लिए डेट को, शेयर को और अदर प्रॉपर्टीज़ जो कि जजमेंट डेटर के पोजेशन में नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अटैचमेंट ऑफ डेट, शेयर एंड अदर प्रॉपर्टी नॉट इन पोजेशन ऑफ द जजमेंट डेटर। This is the primary objective of garnishee proceeding under Order 21, Rule 46A to 46I of the CPC 1908। देखो गार्निशी कौन होता है, हमारे पास जब प्लेंट फाइल करते हैं और जब हम सूट फाइल करते हैं तो दो पार्टीज़ होती हैं, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। और फिर जब वो सूट डिसाइड हो जाता है तो एक डिक्री होल्डर होता है और एक जजमेंट डेटर होता है। डिक्री होल्डर वो होता है जिसके पक्ष में डिक्री आई होती है, और जजमेंट डेटर वो होता है जिसके अगेंस्ट में डिक्री आई होती है। अब क्या होता है कि जजमेंट डेटर को वो डिक्री सेटिस्फाई करनी होती है, और अगर जजमेंट डेटर के पास रिसोर्सेज नहीं है कि वो एग्जीक्यूट कर पाए उस डिक्री को, तो एक रेमेडी है ये गार्निशी प्रोसीडिंग, जिसमें क्या होता है कि कोर्ट ऑर्डर करती है और जो जजमेंट डेटर का डेटर होता है वो लायबल होता है पे करने के लिए डिक्री होल्डर को। तो गार्निशी क्या है, एक थर्ड पार्टी है जिसको डेट देना है जजमेंट डेटर को, और इस गार्निशी प्रोसीडिंग के थ्रू को डायरेक्ट करती है उस थर्ड पार्टी को कि आप जो ये डेट है डायरेक्टली जजमेंट क्रेडिटर दैट मीन्स डिक्री होल्डर को पे करो इंस्टेड ऑफ जो ओरिजिनल जजमेंट डेटर था। और इसी में इनेबल कर देती है कि अटैचमेंट भी कर सकते हैं उस डेट को, रिकवरी भी कर सकती है उस डेट की, और अटैच कर सकती है प्रॉपर्टी जो कि फिजिकली हेल्ड बाय जजमेंट डेटर बट लीगली ड्यू टू हिम बाय अदर्स। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन विद रिगार्ड टू एन इंटरप्लेडर सूट इज इनकरेक्ट। देखो इंटरप्लेडर सूट में क्या होता है, जब सूट फाइल होता है, प्लेंटिफ सूट फाइल करता है तो उसका उस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। वो प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट दो डिफेंडेंट क्लेम कर रहे होते हैं, और इस प्रोसीडिंग में फिर क्या होता है, कोर्ट डिसाइड करती है कि वो प्रॉपर्टी है किसकी। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सी प्रोपोजिशन इनकरेक्ट है। तो देखो डिफेंडेंट क्लेम एडवर्सली टू वन अनदर, बिल्कुल ठीक है। प्लेंटिफ क्लेम्स नो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर इन डिस्प्यूट अदर देन फॉर द चार्जेस और कॉस्ट, ये भी ठीक है। रियल डिस्प्यूट मस्ट बी बिटवीन द प्लेंटिफ एंड ओनली वन ऑफ द डिफेंडेंट नोन, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज रियल डिस्प्यूट मस्ट बी बिटवीन द डिफेंडेंट्स not with the plaintiff. And D is plaintiff must be ready to deliver the property to the rightful claimant. Yes, correct. So इंटरप्रेटर जो सूट है उसको गवर्न किया जाता है ऑर्डर 35 ऑफ सीपीसी से,
और इसको फाइल करता है वो पर्सन जो कि सूट में हम जिसको प्लेंटिफ कहते हैं, जिसका कोई क्लेम नहीं होता उस प्रॉपर्टी पे। बस वो क्या रिलीफ मांगता है कोर्ट से कि इसका जो भी राइटफुल ओनर है कोर्ट डिसाइड कर दे। फिर है वेदर द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ अ ल्यूनेटिक रिक्वायर्स परमिशन ऑफ द कोर्ट टू फाइल अ सूट फॉर डिक्लेरेशन। देखो ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम अक्सर गलती कर सकते हैं। हमें हमेशा लगता है कि जब भी हम सूट फाइल करते हैं माइनर के लिए या अनसाउंड माइंड पर्सन के लिए तो हमें नेक्स्ट फ्रेंड की ज़रूरत होती है। दैट इज़ ट्रू, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया गया है। यहाँ पे ल्यूनेटिक वर्ड यूज़ हुआ है, और जब ल्यूनेटिक वर्ड यूज़ हुआ है तो हमें इसका आंसर नो टिक करना होगा। नो स्पेसिफिक परमिशन ऑफ कोर्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, अगर यहाँ वर्ड होता माइनर, अनसाउंड पर्सन, तब हम बोलते कि ठीक है कोर्ट की परमिशन रिक्वायर्ड है। तो ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना पड़ेगा हमें। इसका एक्सप्लेनेशन ये कहता है क्योंकि ऑर्डर 32 रूल 15 ऑफ सीपीसी जो कि अप्लाई होता है जो पर्सन होते हैं अनसाउंड माइंड या फिर माइनर, ये प्रोविज़न अप्लाई सिर्फ उन्हीं लोगों पर होता है। और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि नेक्स्ट फ्रेंड इज़ रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इन अ सूट। However, there is no provision under Order 32 Rule 15 requiring the next friend to obtain prior permission of the court to institute a suit of a lunatic person. The court does not need to pre-approve the filing of a suit by a next friend of a lunatic, because lunacy is different thing and unsoundness of mind of person is different thing. In lunacy we don't require permission of the court, we can file suit directly. What is required is that the next friend must be a competent person and act in the best interest of the person of unsound mind. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रिव्यू पिटिशन इज मेंटेनेबल वेयर। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन ये है कि रिव्यू पिटिशन कब मेंटेनेबल होती है। तो देखो रिव्यू एप्लीकेंट हैज़ ऑलरेडी फाइल्ड एन अपील विच इज़ पेंडिंग। देखो अगर किसी ने अपील की एप्लीकेशन अगर फाइल कर दी है तो क्या फिर वो रिव्यू की एप्लीकेशन लगा सकता है? नो, रिव्यू की पिटिशन मेंटेनेबल नहीं होगी। जब अपील फाइल कर दी है तो फिर हम रिव्यू नहीं लगा सकते। सेकेंड क्वेश्चन इज द अपोजिट पार्टी फाइल्स एन अपील आफ्टर रिव्यू पिटिशन वाज फाइल। देखो इस पॉइंट को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी ध्यान से। अब आपको लग रहा होगा कि तो ऊपर वाला जो पॉइंट है उसी की तरह है, यहाँ पे भी अपील फाइल हो गई है और उसके बाद रिव्यू पिटिशन फाइल हो रही है। तो देखो डिफरेंस है, जब आप पढ़ोगे ना रिव्यू पिटिशन उसमें वर्ड यूज़ होता है एनी पार्टी। अब यहाँ पर अपोजिट पार्टी ने फाइल की है अपील, सेम पर्सन नहीं है जो रिव्यू पिटिशन फाइल कर रहा है। जब दो पार्टीज होती है किसी सूट में, अगर एक ने अपील फाइल की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरी पार्टी है वो डिबार्ड हो जाएगी, नहीं, उसके पास राइट है। इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन है। इस केस में रिव्यू पिटिशन मेंटेनेबल है। किसी है अपील फाइल बाय द रिव्यू एप्लीकेंट हैज़ बीन डिसमिस्ड बाय अ स्पीकिंग ऑर्डर ऑन मैरिट्स। अब यहाँ से आपको इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि स्पीकिंग ऑर्डर्स है। आपको ये ध्यान देना है यहाँ पे मैरिट वर्ड यूज़ हुआ है। जो अपील फाइल की गई थी एप्लीकेंट, जो रिव्यू एप्लीकेंट ने जो फाइल की थी अपील, उसको डिसमिस किया गया, लेकिन मैरिट्स पे डिसमिस किया गया है। तो अगर कोई अपील है डिसमिस हो गई है, फिर राइट नहीं होता रिव्यू पिटिशन फाइल करने का। इधर अ पर्सन कैन फाइल अपील और रिव्यू, बट बोथ थिंग्स कैन नॉट बी फाइल्ड बाय पार्टीज। You can opt only one remedy. And D is filing of appeal by any side is immaterial. That is wrong statement too, कि ये immaterial है कि किस साइड ने अपील फाइल किया है. So the correct statement is B. Now we have under order 47 rule 1 of CPC which talks about review. It said that review petition is maintainable only if no appeal has been preferred against the decree or order in question. अगर कोई अपील फाइल नहीं की गई है तभी ही रिव्यू पिटिशन मेंटेनेबल होती है। अंडर ऑर्डर 47 रूल 1 ऑफ CPC अब हम कब कब फाइल कर सकते हैं रिव्यू पिटिशन? अगर पार्टी ने फाइल नहीं की है अपील उस ऑर्डर या जजमेंट के अगेंस्ट, तब फाइल कर सकते हैं। या फिर आपके पास
अपील फाइल करने की रेमेडी तो थी और आपने अपील फाइल भी कर दी, तब भी आप रिव्यू पिटिशन फाइल नहीं कर सकते? हाँ, बट इफ ओनली द अदर पार्टी हैज़ अपील and you have not, then you can ask for review. That is the same sentence which we have been discussed already इन पॉइंट नंबर 2। ये इसी के बारे में हमने अभी बात की है कि अगर अपोजिट पार्टी ने अपील फाइल कर दी है और अगर आपने अभी तक अपील रिव्यू पिटिशन नहीं फाइल की तो आप कर सकते हैं, अदर पार्टी कर सकती है, सेम पार्टी दोनों चीज़ें नहीं फाइल कर सकती। ओके, then whether a defendant can file an application for disposal of the suit under order 12 rule 6 of CPC, answer is yes, defendant can also file an application। क्वेश्चन ये है कि क्या कोई डिफेंडेंट फाइल कर सकता है एप्लीकेशन के लिए कि अब आप सूट को डिस्पोज कर दो? तो ऑर्डर 12 रूल 6 में ये डिफेंडेंट फाइल कर सकता है एप्लीकेशन सूट को डिस्पोज कराने के लिए। Order 2 Rule 6 of CPC allows the court to pronounce judgment on the basis of admission of fact made by the parties। देखो यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ है, made by the parties। It means अगर plaintiff है या फिर डिफेंडेंट है, कोई भी है, और अगर वो अपनी प्लीडिंग में कोई एडमिशन कर लेते हैं किसी भी फैक्ट का, जैसे कि प्लेंटिफ ने फाइल किया प्लेंट और उसने कुछ भी एडमिट कर लिया कि हाँ मुझे डिफेंडेंट के मतलब इतने पैसे देने थे पर ऐसा ऐसा हुआ, जो भी है, या फिर डिफेंडेंट ने अपनी WS में बोला कि हाँ प्लेंटिफ ने 10 लाख का जो क्लेम मांगा है, 10 तो नहीं है लेकिन हाँ 8 लाख की है बात, तो अब ये जो एडमिशन ऑफ फैक्ट हो रहा है ना, इसके बेसिस पे कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस कर सकती है ईदर इन द प्लीडिंग्स और अदरवाइज। अब देखो ऐसा नहीं है कि जो एडमिशन हो रहा है वो सिर्फ प्लीडिंग्स में हो, अगर अदरवाइज भी हो रहा है तो भी कोर्ट उस चीज़ को रेलेवेंसी में लेगी और जजमेंट प्रोनाउंस करेगी, और ये किसी भी स्टेज पर हो सकता है सूट की। The rule does not restrict the filing of such an application to the plaintiff only. The language on the application of any party clearly includes both the plaintiff and the defendant has right to. Then we have section 89 of CPC 1908 provides that the court shall attempt settlement of dispute when in cases where the court is satisfied that there is a possibility of arriving at a settlement that may be acceptable to the both parties। क्वेश्चन ये है कि जब हम सेक्शन 89 पढ़ते हैं जिसमें हम पढ़ते हैं कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में कोई भी सूट फाइल हो रहा है और उससे पहले अगर कोर्ट को लग रहा है, ऐसा कोर्ट सेटिस्फाई है कि पॉसिबिलिटी है कि इन लोगों के बीच में सेटलमेंट हो जाए, तो फिर कोर्ट कोशिश करता है कि इस तरीके से ही जो डिस्प्यूट है उसका सेटलमेंट हो। और ये जो सेक्शन 89 है ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है, मतलब ये मैंडेट करता है कोर्ट को कि आप एनकरेज करो ADR को, और इसमें आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मेडिएशन और जुडिशियल सेटलमेंट आता है। और एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहता है कि कौन सा रेमेडी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, दैट इज़ नेगोशिएशन, ADR में फॉल नहीं करता। थैंक यू फॉर वॉचिंग। For more videos like this, please like, share, comment.